नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगला अजदान। राजस्थान में पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदान कम हुआ, इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अलग अलग नेता विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर इस वोटिंग परसेंटेज के मायने क्या निकाले जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बची हुई 13 सीटों पर पूरी ताकत लगा दी है बीजेपी हो या कांग्रेस, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए का अलायंस हो। लेकिन इसी बीच मारवाड़ की 4 सीटें, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालोर सिरोही, ये सीटें इसलिए अहम है क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर में जिस तरह का त्रिकोणीय मुकाबला है, राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में चर्चा है। जोधपुर जो मारवाड़ का केंद्र रहता है, वहां से गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी के कद्दावर नेता के चुनावी मैदान में होने से यहां पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट, जहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके साथ मारवाड़ की पाली सीट की भी चर्चाएं हैं। और इन लोकसभा सीटों पर क्या कुछ स्थितियां हैं, वहां पर क्या कुछ गणित बनता बिगड़ता हुआ दिख रहा है, इसको लेकर के वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में जब हम वोटिंग से बस कुछ ही दिन दूर है, तब इन सीटों की स्थितियां क्या कुछ है। इसे समझने के लिए राजेंद्र जी देनोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पाली लोकसभा सीट के बारे में हमें बताएंगे डिटेल से। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के बारे में हमें बताएंगे डिटेल से। विक्रम दत्त साखी जी जुड़े हुए हैं जो जोधपुर लोकसभा सीट के बारे में हमें बताएंगे डिटेल से। और दिलीप जी जो जालोर सिरोही लोकसभा सीट का गणित बताएंगे। इन सब लोगों का पत्रकारिता में एक लंबा तजुर्बा है और उस तजुर्बे के आधार पर उन्होंने अब तक कई चुनाव देखे हैं। लिहाजा ये चर्चा इन 4 सीटों के गणित को समझने के लिए बेहद अहम रहेगी। सबसे पहले मैं चंद्र प्रकाश जी आपके पास में आऊंगा। सबसे लंबा तजुर्बा आपका, लिहाजा सबसे पहले राय आपसे। बाड़मेर जैसलमेर में इस बार कैसी स्थितियां बन रही है, आज की तारीख में वहां क्या इक्वेशन दिख रहे हैं? बाड़मेर जैसलमेर में अभी त्रिकोणीय संघर्ष है। भाजपा के कैलाश चौधरी जो वर्तमान में केंद्रीय मिनिस्टर है, और कांग्रेस के उम्मीदवार राम जी बेनीवाल है जो अभी हाल ही में आरएलपी से कांग्रेस में आए हैं। तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शिव से विधायक रविंदर सिंह के आने से मामला बड़ा रोचक हो चुका है। और देखा जाए तो इस रविंदर सिंह के आने से भाजपा को इस चुनाव में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जहां राजपूत कोर वोटर हुआ करते थे भाजपा के लिए, तो वो वोट एक हिसाब से भाजपा की झोली से खिसका नजर आ रहा है। अब भाजपा को अगर जो इस चुनाव में बना रहना है, तो उन्हें अपने परंपरागत वोट जो दूसरा उसका सदैव रहा करता है ओबीसी, तो उसको ओबीसी के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। और जहां तक देखा जाए तो इस सीट पे आज तक ज्यादातर कांग्रेस ने जीता है, पर 2014 के बाद जब से कर्नल सोनाराम चौधरी को वसुंधरा राजे सिंधिया ने कांग्रेस से तोड़कर जब इसमें सम्मिलित किया, उसके बाद इस सीट पर बीजेपी लगातार 2 बार जीत के आ रही है। अब बीजेपी का प्रयास रहेगा कि वो तीसरी बार भी इस सीट पर अपना कब्जा जमाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी जो गत बार उन्होंने इनके सामने कैलाश चौधरी जी के सामने एक नया प्रयोग करके राजपूत कैंडिडेट मानवेंद्र सिंह जी को खड़ा किया था, उसमें कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी थी। पर कांग्रेस ने उस हार से सबक सीखते हुए इस बार वापस पुनः जाट कैंडिडेट को ही इस क्षेत्र से वापस खड़ा किया है। उसके देखते हुए मामला बड़ा रोचक हो चुका है। अब स्थितियां यह है कि जाट मतदाता किसकी ओर ज्यादा जा रहे हैं, यही देखना होगा। मैं जिसके साथ जाट मतदाता ज्यादा पहुंचेंगे उसका ही जीत का ज्यादा भरोसा रहेगा। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर मुस्लिम बड़ी तादाद में वोटर है जी, और अमीन खान चुनावों के एक पूरी तरह से जैसे चुनाव शुरू हुए ढंग से सजे, वो विदेश चले गए। अब मुझे कल कहीं से खबर मिली कि फकीर परिवार के कुछ मेंबर भी विदेश निकल लिए हैं। मुस्लिम वोटर इस बार किधर शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है? निर्दलीय की तरफ जा रहा है या कांग्रेस की तरफ ही है? देखिए, मुस्लिम परंपरागत वैसे तो बीजेपी के ही कांग्रेस के ही वोटर हुआ करते हैं, पर जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो परिस्थितियां पैदा हुई अमीन खान और फतेह खान की आपसी लड़ाई में, तो उसमें अमीन खान का जो रविंदर सिंह के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर था, उस समय तो वो खुद भी विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, पर फिर भी उन्होंने रविंदर का सपोर्ट लिया। उससे कहीं ना कहीं नजर आता है कि मुस्लिम वोटरों में
विशेषकर शिव विधानसभा की तरफ से। जैसलमेर विधानसभा में भी तो है, अगर जो कुछ रविंद्र के साथ में, तो उसका नजारा तो अभी हमने हाल में ही सम में एक वैवाहिक कार्यक्रम था कांग्रेस के नेता जानब खान के परिवार में, तो वहां रविंद्र सिंह भी आए थे, उमेदा राम जी भी आए थे, और भी नेता थे। पर जो रविंद्र को देखने के लिए जो वहां के मुस्लिम वोटरों का, जो युवा जो लोग थे, उनका जो सैलाब उमड़ा, वो देखने काबिल था। वैसा मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में कभी देखा नहीं है ऐसा। वो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों का भी रविंद्र की तरफ झुकाव है। और जहां तक जैसे रविंद्र की जो राजपूत वोटर्स है, उनके साथ में जो गांवों में छितराई ढाणियों में जो 200-200 500-500 मुस्लिम वोटर है, वो कहीं ना कहीं राजपूत समुदाय से तालमेल मिला के कहीं ना कहीं रविंद्र के साथ चलने का संकेत मिल रहा है। जी, मैं विक्रम जी आपके पास में आऊंगा। आप काफी दिनों से जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, आम लोगों से भी मिल रहे हैं और पॉलिटिकली एक्टिव लोगों से भी मिल रहे हैं। जोधपुर में स्थितियां क्या दिख रही है? क्या कांग्रेस वहां पर एक टफ फाइट देने की स्थिति में दिख रही है, या बीजेपी यहां पर तीसरी बार चुनाव जीत रही है, हैट्रिक लगा रही है? हिंगलाज जी, सबसे पहले तो ये कि जो सीधे तौर पर सियासत की रेत काफी यहाँ से उड़ चुकी है और उसके बाद में जो परतें खुली है, बातें खूब कही जा रही है, बीजेपी के खिलाफ में हो रहा है, कांग्रेस भारी पड़ रही है। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा, मैं शेरगढ़ इलाके का हमने दौरा किया था। उस दौरे में हम लोगों ने जमीनी स्तर पर लोगों से बात की थी। कांग्रेस का आरोप रहा है कि वहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोई काम नहीं करवाया, लेकिन जब हमने लोगों से बात की, एक गांव से नहीं, 2 गांव से नहीं, हमने पूरा इलाका छाना वहां पे, तो लोग ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ पानी की तकलीफ है, लेकिन केंद्र सरकार ने पैसा दिया, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने उस पैसे को रोक दिया। ये अमूमन आम आदमी की एक सोच है, उनको पता है कि ऐसा हुआ है, वो मान रहे इस बात को। तो एक जो ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी ने ऐसा नहीं करवाया, वो जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं लग रहा है। दूसरा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से राजपूत तबके की बात करें तो ये ऐसा पहला चुनाव है जहां पे 36 कौम के 2 फाड़ होंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के जमीनी स्तर पर काफी अच्छे रिश्ते हैं, तो इसमें राजपूत समाज या एक तबके की बात करें तो वो ज्यादातर झुका हुए वो गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति है। दूसरा, मैं स्पेशली कहना चाहूंगा मुसलमानों, यहाँ पे मुस्लिम फैक्टर को माना जाता है अच्छा खासा कि वो कांग्रेस की तरफ झुकाव रहता है उनका, लेकिन इस बार जमीनी स्तर पर शेखावत के जो निजी रिश्ते हैं उसकी बदौलत शेखावत को यहाँ पे उस कम्युनिटी से काफी फायदा हो रहा है। इसके बाद में गांव की जोधपुर की बात करें, यहाँ पर बीजेपी का जो सियासत की रेत की उड़ने की बात कह रहा हूं मैं, वो इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी ने जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे चाहे प्रशासनिक अमले की बात करें, तो इस वजह से जो अभी माहौल लग रहा है, कांग्रेस भले ही कुछ कहे, रणजीत सिंह जी के जो बयान आ रहे हैं सामने, काफी ऐसे बयान है जो उनको खुद को नुकसान दे रहे हैं। तो ऐसे में आज जो ताजा हालात अगर इनकी बात करें तो बीजेपी यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी, आपने करण सिंह के बयानों का जिक्र किया कि कई ऐसे बयान आ रहे हैं। क्या जो एक निजी चैनल को इंटरव्यू में पीएम मोदी पर जो तंज कसा था कि एक चाय वाले का बेटा बकवास कर रहा है, क्या इन बयानों का जमीन पर मोदी सपोर्टर्स के अंदर इफेक्ट है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। रणजीत सिंह जी जो भाई, एक तो सबसे पहले तो वो चांद से पता नहीं कौन सी सीटी उतारने की बात कर रहे हैं, उसके बाद में चाय वाले के बेटे का सारा जो ये बयान दिया है इन्होंने, लोगों में सनातन के प्रति काफी बदलाव आया। यहाँ पे पहले कांग्रेस की तरफ झुकाव रहता था या कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता था। इस बीच में मैं ये कहूंगा आपको, 1998 से 2003 तक अशोक गहलोत की एक बात करेंगे, गांधीवादी विचारधारा, सूत की माला पहनना, राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अशोक गहलोत बहुत ज्यादा माने जाते रहे। लेकिन 2003 के बाद में पायलट फैक्टर जो यहाँ पे आया, उसके बाद में अशोक गहलोत की जो छवि बनी हुई थी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। अशोक गहलोत का वो रुतबा नहीं रहा, वो गांधीवादी विचारधारा जो उनकी थी वो सरक चुकी है, वो जमीनी स्तर पर नहीं है। तो ऐसे में लोगों का मोदी का फैक्टर या मोदी के प्रति जो झुकाव और जो मोदी गवर्नमेंट ने जो काम करवाए हैं, ये काफी फर्क पड़ा है। और ये भी एक वजह है, कुछ अगर बीजेपी गवर्नमेंट से कमियां भी रही है
लेकिन लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ है और वो ये कह रहे हैं जब राम को जिसने जो लेकर आए हैं हम वोट उसको करेंगे। तो बीजेपी का एक पलड़ा, एक तरीके से पलड़ा यहाँ पे भी काफी भारी नजर आ रहा है। जी, एक फैक्टर मैंने जो निजी तौर पर चाहे वो जोधपुर की बात हो या दूसरी सीटों की बात हो, एक ये चीज उसकी है कि चूंकि एक परसेप्शन मोटे तौर पर बिल्ड हो चुका है कि वापसी बीजेपी की होनी है, सत्ता स्टेट में बीजेपी की है और सेंटर में भी गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी। ऐसे में जो पिछले 7-8 दशकों में अलग अलग जातियों की पंचायतें हुई और उसके जरिए जो बीजेपी के समर्थन की घोषणाएं हो रही है, क्या ये फैक्टर पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा काम कर रहा है कि चूंकि सरकार बीजेपी की आएगी और अगर गजेंद्र सिंह जीतते हैं तो केंद्र में एक बड़ा ओहदा रहेगा, तो हम सबको सत्ता के साथ में रहना चाहिए ताकि हमें अगले 5 साल काम में किसी तरह की दिक्कत ना हो, हमारे और हमारे जोधपुर के काम बहुत इजीली हो रहे। इस तरह की ये जो परसेप्शन है उसका भी ग्राउंड पर बीजेपी को फायदा मिल रहा है या कांग्रेस काउंटर कर पा रही है? नहीं, काउंटर की बात में तो कांग्रेस यहाँ पर फिसली है। आपके कांग्रेस के पास में इतना दम नहीं रहा है। हालांकि करण सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो जोधपुर के एक अशोक उद्यान बना हुआ है, उसमें वो वहां पे गए थे मॉर्निंग टाइम में, तो वहां पे उनका काफी विरोध हुआ है, लोगों ने विरोध किया है। और उन्होंने जो वीडियो हमने देखा उसमें वो कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि हमें आपसे व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उस पार्टी से नाराजगी है जो सनातन के खिलाफ है। दूसरा, विकास कार्यों की अगर बात करें तो मोदी जो काम कर रहे हैं, मोदी के जो काम करने की नीति है, हमने शेरगढ़ इलाका सैनिकों का काफी वहां पे दबदबा रहा है, भारतीय सेना में वहां पे बहुत ज्यादा हिस्सेदारी रही है, तो वहां के लोगों में मोदी की सरकार की जो कार्यशैली है उसको लेके काफी प्रति अच्छा झुकाव है। पाकिस्तान के प्रति जो मोदी ने काम किए हैं, कश्मीर का मसला है या फिर चीन की बात है, तो लोगों में जो मोदी की सरकार जो काम कर रही है उसका भी एक झुकाव है। दूसरा मैं साथ में कहना चाहूंगा, कल रात को मैं कुछ बाड़मेर के प्रजापत कम्युनिटी के लोगों से मिला, सडनली वो सड़क में मिल गए जोधपुर में, तो एक झुकाव आ रहा है। अंडर करंट की बात करें, जैसे बाड़मेर की बात कह रहा हूँ, वहां पे भी अंडर करंट चल रहा है। जैसे अभी मेरे सहयोगी ने बताया था कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह का पलड़ा भारी है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लोगों में अंडर करंट है। और ऐसा ही जोधपुर में है। कांग्रेस भले ही आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी, कुल मिलाकर बीजेपी का पलड़ा यहाँ पे काफी भारी है। अगर मैं एक बात आपकी समझ पाया हूं कि आज से महीना भर पहले जिस पानी के मुद्दे पर कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही थी और आपने कहा कि संगठन ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, कि वो 15 से 20 दिन के इस ड्यूरेशन में वो आम लोगों को ये क्या समझाने में कामयाब होते हुए दिख गए, बीजेपी इसमें कामयाब रही ये समझाने में कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पर्याप्त, जो जैसा कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपने भाषण में कह रहे हैं कि पर्याप्त फंड दिया, पर्याप्त बजट दिया, स्कीम्स को अप्रूव किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी थी उसने जल जीवन मिशन जैसे काम आगे नहीं बढ़ने दिए। और जो आज से 1 महीना पहले कांग्रेस का तुरुप का इक्का था पानी का मुद्दा, अब वो भी बीजेपी ने उससे छीन लिया है। जी, ऐसा है तो मैं फिर से ये रिपीट करूंगा, शेरगढ़ इलाके का, वहां पे हमने लोगों में जाके बात की और गांवों में देखा, तो वहां पे बांधों का काफी निर्माण करवाया मोदी गवर्नमेंट ने, और क्रेडिट है वो शेखावत को जा रहा है। लोगों, कांग्रेस का आरोप था कि भाई पानी की समस्या है उस इलाके में, सरकार ने पैसा नहीं दिया, मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं। लेकिन लोगों के बीच में आम जनता ये जान रही है कि केंद्र, और लोगों ने कैमरे के सामने कहा है, पैसा सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस पैसे को आगे नहीं बढ़ाने दिया, या बढ़ाया है तो जो भी घपले के आरोपी जनता लगा रही है कि हमें लग रहा है कि सरकार ने उस पैसे का कुछ सही तरीके से उपयोग नहीं किया है। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आम जनता में ये मालूम है केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन राज्य की सरकार ने उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो कांग्रेस जो पानी के मुद्दे को लेके अपने पक्ष में मतदाताओं को करना चाह रही है, वो ऐसा जमीनी स्तर पर कहीं नजर नहीं आ रहा है, और लगता नहीं है कि इससे कोई ज्यादा कांग्रेस को फायदा होगा। चलिए राजेंद्र सिंह जी, पाली में इस बार क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही है? क्या संगीता बेनीवाल जो वहां पर कांग्रेस की कैंडिडेट है, वो पीपी चौधरी की हैट्रिक होने से रोकने में कामयाब होती हुई दिख रही है, कड़ी टक्कर दे रही है? क्या वहां पर बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी है? क्या वहां पर कोई जातीय ध्रुवीकरण जैसी स्थितियां भी है? क्या कुछ गणित है? राजेंद्र सिंह जी जी, पाली में क्या कुछ स्थितियां है?
पाली प्रो बीजेपी है। यहाँ लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों में से 7 में बीजेपी है, एक कांग्रेस में है। विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधायक जो है। और 2009 को छोड़ के पिछले तीसरा चुनाव है, उसमें ज्यादातर बीजेपी का ही यहाँ वोट है। विधानसभा में पिछले 2 दशक का आंकड़ा देखें तो जो है बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है ये पाली। तो इसलिए यहाँ कोई ज्यादा संभावना ही नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस चुनाव हालांकि अच्छा लड़ रही है। कांग्रेस की जो कैंडिडेट है संगीता बेनीवाल जी है, मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ी लिखी महिला है, महिला होने का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, ऐसा संभावनाएं कम है। और ओवरऑल जो है यहाँ पीपी चौधरी हैट्रिक बना लेंगे, ऐसा ही माना जा रहा है। फिलहाल जो है चर्चा जो है मार्जिन है, मार्जिन बढ़ेगा घटेगा उस पर ज्यादा चर्चा है, न कि हार जीत पर। जो भी भेजेगा बात कर दिलीप जी, जालोर जी में अक्सर चुनाव शांत रहता है, लेकिन इस बार चुनाव वैभव गहलोत के मैदान में आने से और फिर बीजेपी ने जिस तरह से एक लो प्रोफाइल के चेहरे को उठा करके टिकट दिया है, क्या स्थितियां वहां पर दिख रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ 2004 से लगातार बीजेपी जीत रही है और 2009 में परिसीमन में जब ये सीट सामान्य हुई तो उसके बाद लगातार से 3 बार देवजी पटेल जो है वो सांसद बनते आ रहे हैं। हालांकि इस बार देवजी पटेल को टिकट विधानसभा में उतारा, उनकी हार हुई है और देवजी पटेल का कहीं ना कहीं विरोध जरूर सामने आया था। तो पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट के निर्विवाद कह सकते हैं एक तरह से चेहरे को उतारा है। हालांकि पार्टी ने जातीय समीकरण चौधरी ही रखा है, चौधरी को ही मैदान में उतारा है। और ये चीज है कि वैभव गहलोत को जिस समय टिकट दी गई थी उस समय वो जरूर कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अब तक धीरे धीरे जो स्थिति है वो उसमें काफी सुधार आ गया है। और अब वर्तमान में स्थिति ये है कि जालोर में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। उसके पीछे वजह एक तो ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो खुद खुलकर मैदान में आ गए हैं और अपनी पूरी टीम को यहाँ लगाए हैं। हर बड़ी जो जाति है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति से खुद मिल रहे हैं। उसका भी एक फायदा वैभव गहलोत को मिल रहा है और इस समय वो कड़े मुकाबले में है। दूसरी बात यह है कि इस बार बीजेपी को ये भी देखना पड़ेगा कि जालोर सिरोही जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 8 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार जालोर में 2 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और एक सिरोही में 3 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है चुनाव और एक पर निर्दलीय है। पिछली बार से इस बार बीजेपी कमजोर है, ये भी बीजेपी को ध्यान में रखना पड़ेगा। रानीवाड़ा और आहोर जालोर की कांग्रेस के पास है? नहीं, एक रानीवाड़ा है और भिनमाल है। जालोर और आहोर जो है वो बीजेपी के पास में है। तो रानीवाड़ा में जो साचोर में जीवाराम जी जो है वो निर्दलीय है, वहां देवजी पटेल खड़े हुए थे, उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी और उनकी हार हुई है। क्या जालोर और सिरोही का इक्वेशन भी काम कर रहा है? क्योंकि कई लोगों से जब मैंने फोन पर बातचीत की तो कुछ लोगों का कहना है कि जब से जालोर सिरोही लोकसभा सीट बनी है उसके बाद से सिरोही से पहली बार किसी चेहरे को मौका मिला और ऐसे में जो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 3 जो सीट है जो सिरोही की है वहां पर एक तरफा बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा। क्या रियल में ऐसा है कुछ? हाँ बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि पहली बार सिरोही से कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने। अब तक या तो बाहर जालोर में हमेशा ये परिपाटी रही है कि लगभग बाहर से ही उम्मीदवार आए, चाहे बूटा सिंह हो, बंगारू सुशीला बंगारू लक्ष्मण हो या कैलाश मेघवाल जी हो, जो भी हो। उसके बाद जब देवजी थे तो देवजी जालोर जिले के साचोर के निवासी है, लेकिन अब पहली बार लुम्बाराम चौधरी जिसको सिरोही से उतारा है तो सिरोही में एक ये एडवांटेज बीजेपी को मिल सकता है। और वास्तव में धरातल पर भी सिरोही से लुम्बाराम चौधरी है वो अच्छे मजबूत रहेंगे। इवन वैभव वहाँ कमजोर नजर आएंगे। जहाँ तक मैं भी पिछले 3 दिन से सिरोही में था तो एक सिरोही के लोगों में ये उत्साह भी है कि इस बार हमारा कैंडिडेट है, तो सिरोही से लुम्बाराम चौधरी लीड करेंगे। एक बेसिक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब आप ग्राउंड पर घूमते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, चर्चाएं किन चीजों की ज्यादा है? लोग क्या-क्या चीजें हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं?
देखिए, एक बात जरूर है, यहाँ मुद्दे खूब है। उसमें चाहे राज्य में कांग्रेस की सरकार हो, उसमें भी, या बीजेपी की सेंटर और स्टेट की सरकार हो, डबल इंजन की भी सरकार पिछली बार रही हुई है। जवाई बांध का पानी जो है उसके लिए कई करते हैं। उससे भी बड़ा मुद्दा है वो है माही का पानी। माही का पानी अनवरत गुजरात में जा रहा है। उसकी मांग जालोर सिरोही के लिए है, और अगर जालोर सिरोही में वो पानी आ जाए तो बहुत बड़ा फायदा हो जाए। किसानों ने इसके लिए खूब आंदोलन किया, लेकिन सरकारें इस पर काम नहीं करती है। लोगों में एक तरह से ये माहौल है कि भाई सरकार केंद्र में बीजेपी की है, यहाँ से जल शक्ति मंत्री स्थानीय जोधपुर के हैं, उसके बावजूद भी इस पर हल नहीं निकल रहा है। लेकिन अंत में जाकर देश के लिए, राम के लिए सब मुद्दे उस पर गौण होकर लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। हमने ये देखा है, और जालोर सिरोही में खास करके राम की लहर चलती है, मोदी की लहर चल रही है। जालोर सिरोही की सियासी जमीन वैसे भी बीजेपी के लिए थोड़ी मुफीद रहती है। अगर अपन ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें विधानसभा चुनाव का 2018, 2013 सारे चुनाव परिणामों को देखें तो, और आपके हिसाब से सिरोही में बीजेपी लीड लेती हुई दिख रही है, और असल जो मुकाबला है वो जालोर का है। 5 जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां कौन कितना मजबूत रहता है, उस आधार पर रिजल्ट डिसाइड होगा। बिल्कुल, देखिए ये है कि वो सिरोही में जरूर लुम्बा राम जी लीड लेंगे, लेकिन अगर लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स अगर देखें तो सिरोही से ज्यादा जालोर में है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जो वैभव गहलोत है, टीम जो फोकस कर रही है वो जालोर पर थोड़ी सिरोही की बजाय ज्यादा कर रही है। ऐसे में यहाँ लुम्बाराम जरूर जालोर और आहोर का जो एरिया है वहाँ कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर जो ओबीसी फैक्टर है या जो प्रवासी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करते हैं। और 23 तारीख को शादियों का जो सीजन है, अभी शादियों का सीजन, तो इसको लेकर प्रवासी भी बड़ी संख्या में यहाँ आ गए हैं, तो वो कोई ना कहीं बीजेपी को एडवांटेज मिलता है। और इस एरिया में प्रवासी है भी बड़ी तादाद में, जिसमें ज्यादातर गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत व्यवसायिक प्रवासी बड़ी संख्या में है। मैं ये आपको बताऊं कि हाँ, एक यहाँ की परिपाटी हो गई है लगभग कि अगर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, कैंडिडेट को अपने प्रचार के लिए पहले वहां जाना पड़ता है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो या मुंबई खास करके हो। ऐसा नहीं है बीजेपी के जाते हैं, कांग्रेस वाले भी जाते हैं, लेकिन जो प्रवासी है वो अधिकांश वोट है वो बीजेपी को देता है। जी, एक मैं आखिर में सवाल चंद्र प्रकाश जी आपसे करूंगा। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस बार बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में किसी के लिए उत्साह नजर नहीं आ रहा है, पार्टी लेवल पर अगर बात करें तो। एक दूसरा, क्या इस बार संघ ग्राउंड पर निष्क्रिय है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, या आप क्योंकि बहुत आपका तजुर्बा भी है, पिछले कई चुनाव देख चुके हैं, तो क्या लगता है? वैसे देखा जाए संघ का थोड़ा बहुत लूज है, क्योंकि संघ के लिए सबसे पहली मार्शल कौम होती है तो वो राजपूत होती है। तो रविंदर सिंह राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो ऐसे हालातों में संघ भी थोड़े कदम पीछे लेती नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक चुनाव प्रचार में, तो जैसलमेर की अगर से बात की जाए तो जैसलमेर में अभी तक चुनाव प्रचार बिल्कुल शून्य सा है। एक बार कैलाश चौधरी जी आए हैं तो उनकी भी आप सभा में देख लो, तो सभा नहीं, एक केवल उनका सम्मान था, तो सम्मान में भी कोई ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए। उमेदाराम जी भी आए, अशोक गहलोत जी ने उनके फेवर में एक मीटिंग भी की। तो जो अपन सोचे हैं कि अशोक गहलोत जैसे नेता आए हैं, उस कैडर के हिसाब से उतनी भीड़ भी नहीं थी। फिर उमेदाराम जी का एक रोड शो भी था, तो उसमें मात्र के 200-250 लोग नजर आ रहे थे। रविंदर सिंह का शहर के अंदर तो अभी तक कोई चुनाव प्रचार नहीं है। कल रात को फिर उनके समर्थक घूम रहे थे, पर ग्रामीण इलाकों में जहाँ बहुतायत मतदाता है वहां उनका चुनाव प्रचार बड़ा मुस्तैदी से और तेजी से भी चल रहा है। जी, मैं एक इस सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। मैंने जो बीकानेर से वोटिंग परसेंटेज जो सिर्फ 52% रहा है, दूसरी जो कल जिस
जगहों पर वोटिंग हो चुकी है, वहां कई जगह जब बात की है तो एक बात ये निकल करके सामने आई कि हर बार जो संघ घर से निकलता था, डोर टू डोर कैंपेन करता था, डोर टू डोर जाकर के लोगों से वोट की अपील करता था, वो संघ इस बार कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। भाई बीकानेर में भी तो कल आप देखिए ना, सब अगर जो बीकानेर लोकसभा की बात करें तो शहर में ही पोलिंग ज्यादा है, पश्चिम में, उसके बाद पूर्व में। बाकी आप कहीं भी डाटा उठा के देख लो, पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन है। तो वहां संघ ने काम किया है, और वो बीकानेर वैसे पर्टिकुलरली बीजेपी का ही गढ़ है, संघ का ही विचारधारा से ज्यादा लोग है, तो वहां का वो असर वहां देखने में मुझे मिला है, वो जैसलमेर में देखने में अभी नहीं मिला है। जी जैसलमेर में अभी नहीं है। बिल्कुल। तो ये था बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालौर, इन मारवाड़ की इन 4 लोकसभा सीटों में आज की तारीख में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ इक्वेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, आज के हालातों को पत्रकार अपनी नजर से कैसे देखते हैं, इसको लेकर के हमने समझाने की कोशिश की है। पॉलिटिकल पंचायत पर, चुनावों को लेकर, सियासत को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। शुक्रिया।